अब हम लोग हिंदी वाली पुस्तक में अभ्यास कार्य करेंगे। पृष्ठ संख्या 18 यहां से। आइए चलते हैं विराम चिन्हों की दुनिया में। इन विराम चिन्हों के जगह बदलने से अर्थ कुछ का कुछ हो जाता है। जैसे ये अल्प विराम चिन्ह है, ठहरो मत भागो, इसका मतलब क्या हुआ? आप किसी को कहोगे ठहरो मत भागो, इसका मतलब आप उसे रुकने के लिए कह रहे हो। और अगर आप इसका विराम अल्प विराम चिन्ह आगे लगा दोगे, ठहरो मत भागो, इसका मतलब आप उसे भागने के लिए कह रहे। तो छोटे से अल्प विराम का कितना कमाल है, देखो कि अर्थ में बिल्कुल विपरीत परिवर्तन आ गया। एक सिर्फ हमने अल्प विराम यहां से यहां बदलाया, बाकी शब्द वही थे, अक्षर वही थे, फिर भी अर्थ विपरीत हो गया। तो अल्प विराम संज्ञाओं, संख्याओं और वाक्य के टुकड़ों के बीच में जब हम बहुत थोड़ा देर रुकते हैं तो हम अल्प विराम कहते हैं। यदि ये जैसे 1 2 3 4 ये अल्प विराम था, अगर ये अल्प विराम बीच में नहीं आएगा और एक साथ लिख दोगे आप 1 2 3 4, तो ये क्या बन जाएगा? 1234। पूर्ण विराम जब कोई बात पूरी हो जाती है तब वाक्य के अंत में हम लोग पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे खाना खाकर जाना, यहां पर वाक्य पूरा हो गया। यहां पर अब आपको क्या करना है, आपके पाठ में से ही ये वाक्य लिए गए हैं, इसी आधार पर आपको इन पर अल्प विराम और पूर्ण विराम का प्रयोग करना है। यहां पर आप इसको अब जब आप यह दोबारा लिखेंगे तो सही जगह अल्प विराम और पूर्ण विराम लगाएंगे, और इसके लिए आप किसकी सहायता लेंगे? पाठ की। फिर हमारे पास है शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। कि जैसे कोई शब्द अगर पुरुष जाति का है तो वो पुल्लिंग कहलाएगा, और स्त्री जाति का है तो स्त्रीलिंग कहलाएगा। जैसे यहां पर हमको कुछ पुल्लिंग शब्द और उन्हीं के स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं। जैसे मामा पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग मामी, भाई का स्त्रीलिंग बहन, बेटा का बेटी, नर्तक का नर्तकी, गुड्डा का गुड़िया। इसी तरह से भांजा का भांजी, हिरण का हिरणी, शिक्षक का शिक्षिका, मोर का मोरनी, गायक का गायिका। ये आपको याद करने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। यहां पर आपको इन्हीं में से लिंग परिवर्तन करना है। जो स्त्रीलिंग है उसका पुल्लिंग लिखना है, और जो पुल्लिंग है उसका स्त्रीलिंग लिखना है, दोनों, है ना। यहां पर आपको ये हल करना है। फिर आपके पास आता है संज्ञा किसे कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, पशु पक्षी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम संज्ञा कहलाते हैं। जैसे राम, हिरन, बेल, मोर, पुस्तक, राजगढ़, जंगल, हर्ष, ये सब क्या है? संज्ञाएं हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का बोध कराते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जो विशेष रूप से, जैसे किसी का नाम है या किसी पर्टिकुलर स्थान की जगह है, स्थान का नाम है, तो उसको हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे राजगढ़ और दिल्ली। और जैन शब्दों से किसी स्थान, वस्तु या व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि पूरी जाति का बोध होता है, वे जातिवाचक संज्ञाएं कहलाते हैं। जैसे जंगल, तो जंगल तो हो गया जातिवाचक, और अगर हमने कह दिया नंदन कानन जंगल तो वो हो गया व्यक्तिवाचक। यहां पर आपको क्या करना है, अपनी घर की रसोई याद करके 10 संज्ञा शब्द लिखने हैं। आपके घर में से कोई ऐसी 10 वस्तुओं के नाम लिखने हैं जो संज्ञा हो। जैसे बेलन, जो भी वस्तुएं आप रसोई में काम लेते हो, उपयोग करते हो, उनसे संबंधित 10 संज्ञा शब्द हमको यहां लिखने हैं। फिर आपको एक चित्र है, देखो ये क्या चित्र है, एक हिरण का चित्र हमको दिख रहा है ना। इसको ये जो ट्रेस करना है पूरा, इसको पहले पूरा करना है, फिर इसमें बहुत सुंदर रंग आपको भरने हैं।